सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम कंटिन्यू करें अपना सेशन नंबर 6 जो कि मिडाइवल हिस्ट्री से कवर करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सक्सेसफुली अपना एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। सो जिनको भी एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी कंप्लीट 15 लेक्चर्स देखने हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री का। ठीक है, अभी ये मिडाइवल हिस्ट्री चल रहा है अपना, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे। ठीक है, सो किरण पब्लिकेशन से पूरी सीरीज चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 126, हु रोट एन ए अकबरी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। सो एक्चुअली एन ए अकबरी के क्या है, एक बार थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। एन ए अकबरी एक्चुअली अबुल फजल ने लिखी है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल कौन था? सो ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ अकबर। ठीक है, मुगल एम्परर अकबर। ठीक है, अब ये अकबर का कोर्ट पोइट था, तो इसने क्या लिखा? अकबर नामा लिखा था इसने। ठीक है, किसने? अबुल फजल ने क्या लिखा था? अकबर नामा। ठीक है, अकबर नामा क्या है? ये पूरी बायोग्राफी है किसकी? अकबर की। ठीक है, एंड ये इसने लिखी है 3 वॉल्यूम्स में। टोटल इसको कितने? 3 वॉल्यूम्स इसमें, यानी कि 3 डिफरेंट पार्ट्स में, 3 वॉल्यूम्स में, 3 अलग अलग बुक्स में इसने कंबाइन करके पूरा कंप्लीट किया है। किसको? अकबरनामा को, राइट, जिसमें इसने अकबर के बारे में पूरी डिटेल में बताया। अब जो इसकी वॉल्यूम नंबर 1 एंड 2 है, ठीक है, वॉल्यूम 1 में जैसे इसने उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया। ठीक है, जैसे कि जो इसके अकबर से पहले जो थे इसके, ठीक है, तो जिसमें इसने किसके बारे में, अकबर से पहले इनके कौन थे 4 फादर्स? तो बाबर एंड हुमायूं। ठीक है, बाबर, हुमायूं, और बाबर से पहले जो तिमूर साइड के थे, यानी कि मंगोल्स जो बाबर से पहले थे, यानी जहाँ से बाबर आया है। ठीक है, उसके बाद बाबर और हुमायूं के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रखा है किसमें? वॉल्यूम 1 में, अकबरनामा की। ठीक है, देन वॉल्यूम 2 में अकबर के बर्थ से लेकर ये सब चीज़ें डिस्कस करी गई हैं। ठीक है, बर्थ को लेकर, और फिर जैसे रेन इसका अकबर का स्टार्ट हुआ। देन वॉल्यूम जो 3 है, वॉल्यूम 3 में कंप्लीटली किसके बारे में बताया है? यानी कि सेकंड वॉल्यूम में किसके बारे में? अकबर के बारे में बताया, यानी पूरा अकबर का जो रेन था। और जो 3rd वॉल्यूम है उसमें ये एन ए अकबरी है। ठीक है, एन ए अकबरी क्या है? इसका मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि अकबर के टाइम पे किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन था अकबर का, वो सब उस चीज का डिस्कशन कहाँ पे हो रखा है? एन ए अकबरी में। यानी कि एन ए अकबरी क्या है? वॉल्यूम 3 है किसका? अकबरनामा का। सो इट इज ए पार्ट ऑफ अकबरनामा। ठीक है, और अकबरनामा के वॉल्यूम 3 में, यानी कि जो एन ए अकबरी है उसके अंदर क्या डिस्कस किया हुआ है? सो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन उसमें डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और ये किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये किससे? लिटरेचर से क्वेश्चन है अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, द गोरिल्ला वॉरफेयर वॉज पाइनियर्ड बाय। ठीक है, गोरिल्ला वॉरफेयर क्या है? ये एक तरह की कुछ टैक्टिक्स हैं। ठीक है, कुछ टैक्टिक्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके क्या किया जाता था? ये लोग क्या करते थे? वॉर्स को जीता करते थे। ठीक है, यानी कि जैसे कुछ सरप्राइज अटैक करना। ठीक है, सरप्राइज अटैक करना। ठीक है, ये इसका पार्ट हो गया। देन ज्योग्राफी कैसी है, मतलब वो एरिया कैसा है? थोड़ा हिली एरिया है, ठीक है, ग्रासी एरिया है, किस टाइप के एरिया पे ये लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को मैटर, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, और किस टाइप के ये वेपन्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ टेक्निक्स ये लोग यूज़ करा करते थे। तो वो कुछ टेक्निक्स, टैक्टिक्स गोरिल्ला वॉरफेयर के अंदर आती हैं। ठीक है, सो ये गोरिल्ला वॉरफेयर जो टेक्निक्स है, यानी कि ये जो टैक्टिक्स हैं, ये किसने पायनियर किया था? किसने सबसे पहले इसको यूज़ किया था? तो इट वॉज शिवाजी। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले ये यूज़ किया था गोरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है, मुगल्स के अगेंस्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क वॉज बिल्ट बाय। ठीक है, सो ये कुव्वत उल इस्लाम, ये मॉस्क है, ये किसने बिल्ड करवाई थी? तो एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बिल्ड करवाई थी। और ये कहाँ पे है? तो ये उसी टाइम की है। ठीक है, अराउंड 11th और 12th सेंचुरी के अराउंड की ये मॉस्क है, जो कि अभी स्टिल प्रेजेंट है। ठीक है, आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये रिसेंट पिक्चर है इसकी। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? तो ये आपका जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ये प्रेजेंट है, राइट, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ये प्रेजेंट है कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है, किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। हु वाज कुतुबुद्दीन ऐबक? सो ही वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी या फिर मुमलक डायनेस्टी, राइट, स्लेव और मुमलक डायनेस्टी। क्लियर इतना बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशंस विद फ्रेंच, ब्रिटिश, पोर्तुगीज, डच। ठीक है, तो कृष्णदेव राय ने किसके साथ
अपने रिलेशनशिप अच्छे मेंटेन कर रखे थे, तो वो थे कौन? पोर्तुगीज़। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन डिस्कस भी किया था इस पर कि कृष्णदेवराय ने बैटल में, यानी कि जब उनको बैटल लड़ना था, ठीक है, यानी कि जब उन्होंने एक वॉर लड़ा था, सो उसके लिए जितना भी इनको रिक्वायरमेंट होती थी, जैसे अरेबियन हॉर्सेस की इनको रिक्वायरमेंट होती थी, ठीक है, और जितना भी उसमें आर्म्स एंड एम्यूनिशंस इनको चाहिए होता था, तो वो सब कौन सप्लाई करता था इनको? कृष्णदेवराय को, यानी कि अपने टेरिटरी को इसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। यानी कि कहाँ पे ये कृष्णदेवराय कौन से किस एम्पायर से बिलोंग करते हैं? तो ये विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उसको उस अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए, यानी कि उसको प्रिवेंट करने के लिए ये पोर्तुगीज़ की मदद लेते थे, राइट। पोर्तुगीज़ इनको आर्म्स एम्यूनिशंस और अरेबियन हॉर्सेस ये सब सप्लाई करते थे। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने, कृष्णदेवराय ने किसके साथ अपने फ्रेंडली रिलेशंस बिल्ड कर रखे थे? तो वो थे कौन? पोर्तुगीज़, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। ठीक है, अच्छा चलो, फर्स्ट बैटल ये हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था। सो इट वाज 1526। ठीक है, और किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, बाबर एंड इब्राहिम लोदी। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये बैटल लड़ा गया था 1526 में। ठीक है, उसके 30 ईयर्स लेटर, ठीक है, यानी कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था 15, तो इसमें हम जब ऐड करेंगे तो 1556। ठीक है, 1556 में ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था। और ये किस किस के बीच में लड़ा गया था? सो ये लड़ा गया था अकबर एंड हेमू के बीच में। ठीक है, अब ये कहाँ से आए ये दोनों? सो बेसिकली हुआ क्या था कि यहाँ पे हमें पता है कि बाबर ने यहाँ से अपना पूरा स्टार्ट किया था यहाँ से। ठीक है ना, मुगल एम्पायर की स्टार्ट किसने करा था? बाबर ने करा था 1526 में आके। सो हुआ क्या था, बाबर के बाद फिर उसके बाद कौन आया? बाबर के बाद आया था हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के बाद देन आया था अकबर। ठीक है, सो बाबर के बाद जब हुमायूं आया था, हुआ क्या था कि हुमायूं का शेरशाह के साथ कुछ बैटल्स हुए थे। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से हुमायूं फिर क्या हुआ था, हुमायूं को ये इंडिया छोड़ना पड़ा था। ठीक है, तो ये इंडिया छोड़ के चला गया था। देन फिर कुछ टाइम बाद जब ये वापस आया, कुछ काफ़ी सालों बाद जब ये हुमायूं वापस आया, तो उसने बैटल लड़ा था किसके साथ? शेरशाह के साथ। फिर फाइनली शेरशाह हार गया था। ठीक है, तो यानी कि फिर दोबारा से ये टर्न आ गया था किसके पास? मुगल एम्पायर फिर दोबारा से कंटिन्यू हुआ था। अदरवाइज क्या होता कि ये अगर वापस नहीं आता हुमायूं, तो मुगल एम्पायर यहीं पे खत्म हो जाता। ठीक है, फिर बाकी सारे एम्पायर्स के बारे में नहीं पढ़ना पड़ता, फिर कुछ और लोग होते जिनके बारे में हमें पढ़ना पड़ता। ठीक है, सो बाबर के बाद हुमायूं आया, और हुमायूं कुछ टाइम के लिए इंडिया से चला गया था शेरशाह सूरी की वजह से। ठीक है, देन क्या हुआ था कि ये वापस आया, ठीक है, कुछ सालों बाद, और इसने उसको फाइनली बीट किया। और फिर उसके बाद हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर आया। तो जब अकबर ने इसको संभाला था ना, तब क्या था कि दिल्ली और जो मतलब इनके जो मेन सेंटर्स थे, ठीक है, यानी कि दिल्ली में रूल कर रहे थे। ठीक है, तो दिल्ली जो था ऑलरेडी वो कॉन्कर कर लिया था लोगों ने। ठीक है, तो वो कौन उस टाइम पे दिल्ली का किंग कौन था? तो हेमू। ठीक है, हेमू इनको बोलते हैं, विक्रमादित्य इनका नाम है। तो हेमू ये किंग था उस टाइम पे जो रूल कर रहा था दिल्ली में। तो इसको, यानी कि अपना वो जो रीजन था इनका दिल्ली, उसको वापस लेने के लिए, ठीक है, उसको वापस लेने के लिए इन्होंने ये बैटल लड़ा था। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में ये बैटल हुआ था, और इसमें जीता कौन था? तो अकबर इसमें जीता था। ठीक है, अकबर की साइड से कौन था? बहराम। ठीक है, बहराम खान इसकी साइड से था, अकबर की साइड से, जो कि अकबर का एक लेजेंड भी था, क्योंकि अकबर काफ़ी 13-14 ईयर्स की एज में ही अकबर ने अपना थ्रोन पे ये बैठ गया था। सो इसको कितनी नॉलेज नहीं थी, तो इसलिए इसका जो लेजेंड था बहराम सिंह, ठीक है, बहराम खान, उसने इसको संभाला था हर चीज़ में। ठीक है, उसने इसको सारी नॉलेज दी, और हर चीज़ में मतलब वही एक तरीके से इसका आर्मी जनरल रहता था। ठीक है, सो अकबर की साइड से वो था। ठीक है, और हिमू, इन दोनों के बीच में बैटल हुआ था, तो कौन जीता था इसमें? अकबर जीता था। ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1556 में हुआ था, और किस किस के बीच में हुआ था? अकबर और हिमू के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 131, द सूफी सेंट हु मेंटेन दैट डिवोशनल म्यूजिक वाज वन वे ऑफ मूविंग क्लोजर टू गॉड। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था कि सूफिज्म जो स्टार्ट हुआ था कि एडवेंट ऑफ म्यूजिक, ठीक है, डिवोशनल म्यूजिक स्पेसिफिकली, ठीक है, जब एडवेंट हुआ था डिवोशनल म्यूजिक का, ठीक है, ये सूफिज्म की वजह से ही हुआ था। ठीक है, और जैसे कि एक तरीके का, जैसे क्या होता है, भजन होता है ना, एक तरीके का भजन होता है, तो भजन क्या है? एक डिवोशनल म्यूजिक है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, जब जैसे ये एक पायनीर है एक तरीके से, बाबा फरीद इनका नाम है। ठीक है, बाबा फरीद, और
फरीदकोट भी आपने एक जगह सुनी होगी, ठीक है, तो वहीं से बिलोंग करते हैं। सो ये क्या है कि बाबा फरीद जो थे, इन्होंने ही ये पूरा, ये एक सूफी सेंट थे और इन्होंने ही ये पूरा एक तरीके से स्टार्ट किया था डिवोशनल म्यूजिक का, ठीक है। तो कि डिवोशनल म्यूजिक जो है हमें क्लोजर लेके जाता है किसके, गॉड के, ठीक है। तो इन्होंने ये स्टार्ट किया था, इन्होंने इसके बारे में समझाया था और काफ़ी इन्होंने बहुत सारी कॉम्पोजिशंस इन्होंने करी हैं, ठीक है। तो ये सब इनके बारे में, ठीक है। तो कौन थे सूफी सेंट जिन्होंने मेंटेन किया डिवोशनल म्यूजिक, ठीक है, विच इज़ अ वन वे टू मूविंग क्लोजर टू गॉड, ठीक है। तो ये थे बाबा फरीद, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, द सिख गुरु हु रोट जाफरनामा, ठीक है, जाफरनामा इन पर्शियन वॉज। तो जाफरनामा किसने लिखी थी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जाफरनामा किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी गुरु गोबिंद सिंह ने, ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह ने लिखी थी जाफरनामा। अब ये क्या था, थोड़ा सा इसका देख लेते हैं बैकग्राउंड। जाफरनामा एक लेटर था, ठीक है, एक लेटर था, एक डॉक्यूमेंट था, जो कि इन्होंने किसको लिखा था, औरंगजेब को लिखा था, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जाफरनामा किसने किसको लिखा था, तो जाफरनामा लिखा था पर्शियन में, पहली बात तो पर्शियन में लिखा गया था, और किसने लिखा था, गुरु गोबिंद सिंह ने लिखा था, किसको, औरंगजेब को लिखा था। अब हुआ क्या था एक्चुअली, ये बैटल ऑफ चमकौर हुआ था एक, ठीक है, बैटल ऑफ चमकौर हुआ था, काफ़ी फेमस बैटल है, ठीक है, बैटल ऑफ चमकौर। इस पर एक मूवी भी बनी हुई है बैटल ऑफ चमकौर पे, 4 साहिबजादे, ठीक है। तो अगर किसी ने देखी है तो आपको पूरा पिक्चर ये क्लियर होगा कि कैसे कैसे क्या हुआ था, 4 साहिबजादे, या जिन्होंने नहीं देखे तो देख सकते हैं इस मूवी को, 4 साहिबजादे, ठीक है। जिसमें हुआ क्या था कि जो गुरु गोबिंद सिंह थे, उनके ये 4 बेटे थे, ठीक है, उनके 4 सन्स थे, जिनको औरंगजेब ने मरवा दिया था, ठीक है, अलग अलग वे से, काफ़ी बहुत ही मतलब एक तरीके से काफ़ी गलत तरीके से इनकी डेथ हुई थी, बेसिकली गलत तरीके से इनकी शहीदी हुई थी कह सकते हैं। तो इनके 4 सन थे, तो इन चारों की शहीद जब ये हो गए थे, तो उसके बाद ये लेटर जो था औरंगजेब को किसने लिखा था, गुरु गोबिंद सिंह ने लिखा था, जिसको जाफरनामा बोलते हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने अपने कुछ इमोशंस को लिखा था, ठीक है, इन्होंने गॉड को उसके अंदर प्रेज किया था, ठीक है, गॉड को इन्होंने उसमें प्रेज किया था, क्योंकि इन्होंने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये अपने जो 4 बेटे थे उनको शहीदी दी थी, राइट। सो इसमें इन्होंने गॉड को प्रेज किया था और औरंगजेब को मतलब काफ़ी इन्होंने बताया कि जो तुमने किया वो ठीक नहीं किया, ठीक है। सो इस तरीके से इन्होंने एक पूरा लेटर प्रिपेयर किया था, जो कि इन्होंने किसको लिखा था, औरंगजेब को, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ये बेसिक क्लियर है, बाकी आप लोग इसको देख सकते हैं, बैटल ऑफ चमकौर जो पूरी मूवी है, एक एनिमेटेड मूवी बनाई हुई है, सो इसको भी देख सकते हैं, तो ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इसमें था क्या बेसिकली बैटल ऑफ चमकौर में, ठीक है। सो सिख गुरु जिन्होंने जाफरनामा लिखा था वो कौन थे, गुरु गोबिंद सिंह थे, ठीक है। और किसको लिखा गया था जाफरनामा, तो ये लिखा गया था औरंगजेब को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, which of the following was built by Akbar to commemorate his conquest of Khandesh in गुजरात, ठीक है। तो अकबर का इसने गुजरात को कॉन्कर किया था अकबर ने, ठीक है। तो उसको उसके कमेमोरेट करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए इसने कुछ बिल्ड करवाया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन किससे है, आर्किटेक्चर से क्वेश्चन है, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो अकबर ने क्या बिल्ड करवाया था, तो इसने करवाया था बुलंद दरवाज़ा। कहाँ पर बिल्ड करवाया था, फतेहपुर सीकरी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में इसने क्या बिल्ड करवाया था, बुलंद दरवाज़ा बिल्ड करवाया था। ये कहाँ पे है, नियर आगरा, ठीक है, आगरा के पास में है फतेहपुर सीकरी, जिसमें अकबर ने क्या बिल्ड करवाया था, बुलंद दरवाज़ा बिल्ड करवाया था, ठीक है। क्यों बिल्ड करवाया था, उसका सिग्निफिकेंस ये था क्योंकि इसने गुजरात में इसने कॉन्क्वेस्ट किया था, ठीक है। तो उसके बाद इसने ये बुलंद दरवाज़ा बिल्ड करवाया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, द दिल्ली सुल्तान हु फेल टू हिज डेथ व्हाइल प्लेइंग पोलो, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, ठीक है। अभी जब हम डिस्कस करेंगे ना इंपॉर्टेंट, जब हम दिल्ली सल्तनत और बेसिकली मुगल एम्पायर, ये दोनों टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इसके मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। बहुत ही छोटे शॉर्ट नोट्स, एकदम बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, एकदम बिल्कुल क्रिस्प नोट्स लिखे हुए हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखे हुए हैं, उसको बस रिवाइज करके उसको पढ़ के आपके ये दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें नोट्स में मैंने अपने मेंशन किया हुआ है कि ये कौन सा था दिल्ली सुल्तान जो कि पोलो खेलते हुए जिसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। सो इट वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, जो कि फाउंडर था किसका, स्लेव डायनेस्टी या फिर मुगलक डायनेस्टी का, ठीक है। सो ये सिर्फ 4 साल के लिए आया था, बेसिकली 206 से 210 तक इसने अपना जो कि था रूल किया था इंडिया में आके, ठीक है। कहाँ से आया था ये, तो टर्की से आया था, जैसे कि आपको पता टर्की से आया था ये। तो उसके बाद ये आके इसने रूल किया इंडिया में। ये किसके साथ आता है, ये तो ये एक स्लेव था किसका, मोहम्मद गौरी का, ठीक है। मोहम्मद गौरी के साथ ये इंडिया आया था, उसके बाद ये यहीं रुक गया था और इसने 1206 से लेकर 1210 तक यहाँ पे रूल किया और 1210 में इसकी
डेथ हो गई थी किसके, पोलो खेलते हुए, ठीक है, ये अपने घोड़े से गिर गया था, अपने होड़ से गिर गया था खेलते खेलते। और उसके बाद इसका जो टॉम्ब है वो कहाँ पे है, अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके जो टॉम्ब्स हैं सबके वो आपको याद होने चाहिए कि शायद दिल्ली सल्तनत और उसके बाद मुगल एम्पायर, इन सबके एक तो जैसे कि फाउंडर कौन है ये सब हो गए, उसके बाद इनके टॉम्ब कहाँ पे हैं सबके, तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो इसका टॉम्ब कहाँ पे है, इसका टॉम्ब है लाहौर में, ठीक है, ठीक है। तो ये लाहौर में उस टाइम रूल कर रहा था, तो इसलिए इसका टॉम्ब भी कहाँ पे है, लाहौर में ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, हु वाज द फाउंडर ऑफ सिटी ऑफ आगरा, ठीक है। तो आगरा किसने फाउंड किया था, तो इट वाज सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी कौन था, तो जो कि लास्ट रूलर कौन था उसका, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी का फादर था कौन, सिकंदर लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी का फादर कौन था, सो सिकंदर लोदी उसके फादर थे, ठीक है। सिकंदर लोदी ने ही जो था, ये भी अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि सिकंदर लोदी ने ही क्या किया था, कैपिटल ट्रांसफर किया था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछा जाता है, जिसने भी जैसे कैपिटल ट्रांसफर किया है कहाँ से, तो उससे पहले जो थी कैपिटल वो कहाँ थी, दिल्ली थी। दिल्ली से इसने कैपिटल शिफ्ट करी कहाँ पे, आगरा, ठीक है। इसने कौन सी सिटी फाउंड करी थी, आगरा इसने सिटी फाउंड की थी, तो इसीलिए इसने दिल्ली से अपनी कैपिटल कहाँ ये ले गया था, आगरा ले गया था, ठीक है, क्योंकि इसके लिए एक नया प्लेस था, एक नई सिटी इसने फाउंड करी थी, तो ये अपनी कैपिटल को कहाँ लेके चला गया था, दिल्ली से आगरा लेके चला गया था, ठीक है, क्लियर। कौन सी डायनेस्टी से था, लोधी डायनेस्टी थे, और क्या नाम है इसका, सिकंदर लोधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, द भक्ति कल्ट स्प्रेड इन महाराष्ट्र विद द टीचिंग ऑफ, ठीक है। तो भक्ति कल्ट स्प्रेड हुआ था महाराष्ट्र में कौन से स्पिरिचुअल गुरु की टीचिंग से, ठीक है, तो इट वॉज संत ज्ञानेश्वर, ठीक है। बस आपको नाम याद रखना इनका, संत ज्ञानेश्वर, जिनकी वजह से क्या हुआ था कि भक्ति कल्ट जो था वो स्प्रेड हुआ था कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। एक चीज़ और है कि जो संत तुकाराम है वो भी कहाँ से किससे सिचुएटेड है, महाराष्ट्र से सिचुएटेड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, द रिमेन्स ऑफ ग्रेट विजयनगर एम्पायर कैन बी फाउंड इन, ठीक है। तो अगेन विजयनगर से क्वेश्चन है, विजयनगर एम्पायर, तो ये हमें पता है कि विजयनगर एम्पायर के हमें रिमेन्स कहाँ पे मिलेंगे, तो ये हमें हम्पी में मिलेंगे, ठीक है ना, हम्पी कर्नाटका, ठीक है, हम्पी कर्नाटका। यहाँ पे हमें किसके रिमेन्स मिलेंगे, विजयनगर एम्पायर के रिमेन्स मिलेंगे, ठीक है। इसके विजयनगर एम्पायर के प्रोमिनेंट रूलर कौन थे, तो हमने डिस्कस किया कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय, ठीक है, ये इसके प्रोमिनेंट रूलर थे एक, ठीक है। नेक्स्ट 138, द सिख गुरु हु रॉट गुरु नानक्स बायोग्राफी, ठीक है। तो कौन से सिख गुरु ने गुरु नानक जी की बायोग्राफी लिखी थी, सो ये लिखी है, अच्छा ये गुरु नानक के बाद कौन से गुरु आए थे, नेक्स्ट गुरु कौन से थे, तो हमने याद किया था इसको कैसे, नानक अंगद अमर राम, ठीक है, एक्चुअली ये इसी वे में लिखा हुआ है, तो नानक अंगद अमर राम अर्जन हर गोविंद हर राय हर किशन तेग बहादुर गोविंद सिंह, ठीक है। हमने ऐसे 10 गुरु के नाम याद करे थे। उसके बाद अब गुरु नानक जी की बायोग्राफी किसने लिखी थी, तो जो गुरु नानक जी के बाद जो नेक्स्ट गुरु आए थे उन्होंने ही इनकी बायोग्राफी लिखी थी, यानी कि गुरु अंगद देव ने, ठीक है। गुरु अंगद देव ने गुरु नानक जी की क्या लिखी थी, बायोग्राफी लिखी थी, क्लियर है। और इसमें इन्होंने कुछ 63 आई गेस 63 कुछ इतने इन्होंने इसमें स्टैंजास लिखे थे, ठीक है, इतने पैराग्राफ कुछ लिखे थे, जो कि इसको किस में इंक्लूड किया है, गुरु ग्रंथ साहिब में, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब में इसको इंक्लूड किया हुआ है, ये जो 63 पैराग्राफ यानी कि जो गुरु नानक जी की जो बायोग्राफी है उसको किस में इंक्लूड किया हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब में, ठीक है, जो कि होली बुक है सिक्स की, ठीक है, तो इसमें इसको इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। और ये किसने लिखी है, गुरु नानक जी की बायोग्राफी किसने लिखी है, तो गुरु अंगद देव ने इनकी बायोग्राफी लिखी है, ठीक है, जिसमें इन्होंने अराउंड 63 स्टैंजास लिखे हैं, ठीक है, 63 पैराग्राफ्स हैं, और इसको किस में इंक्लूड किया हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, वेयर इज गोल गुम्बज द लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड सिचुएटेड, तो हमने डिस्कस किया था इसको, ये कहाँ पे है, बीजापुर में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, बीजापुर। अच्छा अब इसमें 2 चीज़ें और आती हैं, जब भी गोल गुम्बद आएगा और बीजापुर आएगा तो हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये किसका मौसोलियम था, ठीक है, यानी कि किसको यहाँ पे, यानी कि किसकी ग्रेव है ये, ठीक है, ग्रेव एक बेसिकली ये मौसोलियम क्या होता है, ग्रेव होता है जिसको एक काफ़ी बड़ा सा स्ट्रक्चर के अंदर इसको बनाया जाता है, कोई भी ग्रेव जिसको काफ़ी बड़े से स्ट्रक्चर में बनाया गया, जैसे ताजमहल भी एक मौसोलियम है, ठीक है, जिसमें किसी भी पर्सनालिटी की क्या है, ग्रेव है उसके अंदर, ठीक है, सो दैट इज मौसोलियम। सो पहले तो ये है कि ये किसका मौसोलियम है, सो ये है किसका, जो कि बीजापुर का था रूलर, ये कौन है, आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है, आदिल शाह का इसमें क्या है, ग्रेव है, ठीक है, मौसोलियम किसका है, आदिल शाह का है। और ये बनाया किसने था, तो याकूत ऑफ दाबुल, इसने इसको बनाया, यानी कि ये इसका आर्किटेक्ट था, क्लियर। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि गोल गुम्बज किसने बनवाया था,
तो ये याकूत ने बनाया था, और यानी याकूत इसका क्या है, आर्किटेक्ट है। और ये किसका मौसोलियम, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता तो ये आदिल शाह, ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, टू टेक केयर ऑफ द कॉन्कर्ड लैंड्स मोहम्मद गौरी लेफ्ट बिहाइंड हिज ट्रस्टेड जनरल, ठीक है। अगेन वही क्वेश्चन आ गया अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में, कि मोहम्मद गौरी जब इंडिया आया था, ठीक है, तो वो क्या किया था, उसने जो अपने लैंड कनकर किए थे यहाँ पे, उसको उसकी देखभाल करने के लिए, ठीक है, उसने अपने ट्रस्टेड जो जनरल था, उसका ट्रस्टेड आप कह सकते हैं, उसका एक राइट हैंड था, उसको इसने यहाँ इंडिया में यहाँ पे छोड़ा था। और वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक उसके बाद यहाँ पे रुक गया था, और उसके थोड़े टाइम बाद ही मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई थी, कहाँ पे, टर्की में ही। तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक यहीं पे रुक गया था, और उसने कौन सी डायनेस्टी फाउंड करी थी, स्लेव डायनेस्टी उसने उसके बाद फाउंड कर दी थी, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी या फिर मुमलक डायनेस्टी। क्लियर हो गया पिक्चर कि मोहम्मद गौरी कहाँ पे आया था, इंडिया आया था, उसने कॉन्कर किए, तो वो सारी जो चीज़ें उसने कॉन्कर करी थी, कॉन्केस्ट किया था, वो सब वो लेके चला गया था अपने वापस, ठीक है। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो यहीं पे रुक गया था, इंडिया ही रुक गया था, और उसने कौन सी डायनेस्टी फाउंड करी, स्लेव डायनेस्टी या फिर मुमलक डायनेस्टी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, द फेमस सिटी ऑफ भोपाल वॉज फाउंडेड बाय द राजपूत रूलर। तो भोपाल जो थी वो कौन से राजपूत रूलर ने फाउंड किया था, तो इट वॉज राजा भोज, ठीक है। एक्चुअली जो भोपाल का जो नाम था पहले वो भोजपाल था, ठीक है, इट वॉज भोजपाल, ठीक है। राजा भोज से, यानी कि राजा भोज से ये आया भोज, और पाल जो था वो एक डैम था जो इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था, ठीक है, जो किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, राजा भोज ने कंस्ट्रक्ट करवाया था, तो इसलिए इस जगह का, इस सिटी का नाम क्या रखा गया था, भोजपाल, ठीक है। और फिर देन एवोल्यूशन होते होते इसका क्या नाम अब पड़ गया, भोपाल, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, चांद बीबी द फेमस मुस्लिम रूलर बिलोंग्ड टू विच किंगडम, ठीक है। तो चांद बीबी से भी क्वेश्चन आया है काफ़ी बार। तो ये फेमस मुस्लिम रूलर हैं जिन्होंने अपने जो इनका पूरा जो सिटी थी, ठीक है, सिटी ऑफ अहमदनगर, उसको इन्होंने प्रोटेक्ट किया था, किसके वॉर से, यानी कि मुगल एम्परर जो था, मुगल एम्परर अकबर, ठीक है। अकबर क्या करता था, यहाँ पे इसको कॉन्कर करने के लिए काफ़ी बार ये आया था, तो इसको प्रोटेक्ट किसने किया था, चांद बीबी ने अहमदनगर को प्रोटेक्ट किया था, ठीक है। बीजापुर भी इससे रिलेटेड है, यानी कि बीजापुर और अहमदनगर को इन्होंने प्रोटेक्ट किया था, बट ये बिलोंग कहाँ से करती हैं, अहमदनगर से बिलोंग करते थे, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, पृथ्वीराज रासो वॉज रिटन बाय, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लिटरेचर से क्वेश्चन है अगेन। तो पृथ्वीराज रासो ये क्या है, ये बायोग्राफी है किसकी, सो दिस इज द बायोग्राफी ऑफ पृथ्वीराज चौहान, जो कि किसने लिखी है, तो ये लिखी है चंद्र बरदोई ने, ठीक है, चंद बरदोई ने ये लिखी हुई है। और ये क्या है, ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो क्या है, तो ये बायोग्राफी है किसकी, पृथ्वीराज चौहान की, ठीक है। और ये किसने लिखी है, चंद्र बरदोई ने लिखी है। इसी की बुक की वजह से, यानी पृथ्वीराज रासो की वजह से हमें जो दो बैटल्स हैं 1191 1192, ठीक है, जो फर्स्ट एंड सेकंड बैटल ऑफ तरेन थे, बैटल ऑफ तरेन जो थे, जिसमें एक में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है मोहम्मद गौरी से, और सेकंड बैटल में ये हार जाता है मोहम्मद गौरी से। उसके बाद ही मोहम्मद गौरी जो था, बेसिकली जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी स्टार्ट जो था वो इसी बैटल की वजह से हुआ था, ठीक है। 92 जो 1192 के बाद जो बैटल जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, उसी की वजह से दिल्ली सल्तनत की यहाँ पे ये दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हो पाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज, ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की कोर्ट लैंग्वेज कौन सी थी, तो इट वॉज पर्शियन, ठीक है। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मुगल एम्पायर की कोर्ट लैंग्वेज कौन सी थी, तो इनकी भी कौन सी थी, इनकी भी पर्शियन ही थी, ठीक है। तो याद रखना कि दोनों दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर दोनों की ही कोर्ट लैंग्वेज कौन सी थी, पर्शियन, यानी जो इनकी डे टू डे लैंग्वेज जो ये अपने दरबार हॉल में, ठीक है, ये यूज करा करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145, रजिया सुल्तान द फर्स्ट वुमेन टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली वॉज द डॉटर ऑफ सुल्तान, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि बस सिंपल सा क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी डॉटर थी, ठीक है। ये फर्स्ट वुमेन थी, ये भी क्वेश्चन आता है काफी बार कि फर्स्ट वुमेन टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली, तो ये कौन थी, रजिया सुल्तान थी, ठीक है। और ये अब ये किसकी डॉटर थी, तो क्वेश्चन ये पूछा गया, तो ये थी इल्तुतमिश की डॉटर, ठीक है। और इल्तुतमिश किसके बाद आया था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लीव था, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसने थ्रोन को संभाला था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने
ऐबक के बाद किसने थ्रोन संभाला था? इल्तुतमिश ने संभाला था। और इल्तुतमिश के बाद उसके आगे उसके बेटों ने संभाला था। देन जैसे रुकनुद्दीन उसका एक सन था, उसने संभाला था, और उससे पहले रजिया सुल्तान ने संभाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 146, नेम द किंग हु इन्वेडेड दिल्ली एंड प्लंडर्ड द कोहिनूर डायमंड। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि इन्वेड किसने किया था दिल्ली को, जिसने प्लंडर किया था कोहिनूर को भी, और जो तख्त तोस था यानी कि जो पिकॉक थ्रोन था। ठीक है, पिकॉक थ्रोन और आपका जो ये था कोहिनूर डायमंड। ठीक है, ये कोहिनूर डायमंड वही डायमंड है जो कि बाद में क्वीन एलिजाबेथ के पास जाता है। ठीक है, ये वही सेम कोहिनूर डायमंड था। ठीक है, जो कि किसने इन्वेड किया था? नादिर शाह ने इन्वेड किया था, जो कि कहाँ से आया था? पर्शिया से आया था। ठीक है, नादिर शाह कहाँ से आया था? पर्शिया से आया था। इसी ने ही इन्वेड किया था दिल्ली को। ठीक है, जिसमें इसने ये काफ़ी सारी चीज़ें लूट के लेके गया था, काफ़ी सारे इसने प्लंडर किया था, लेकिन ये दो मेन चीज़ें थी, एक तो कोहिनूर डायमंड और दूसरा पिकॉक थ्रोन। ठीक है, ये दो चीज़ें ये लेके चला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 147, द ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड ये बेसिकली रोड कहाँ से कहाँ तक है? तो ये रोड आप देख सकते हैं काबुल से लेकर यहाँ पे बांग्लादेश, ये किसने बिल्ड करवाई थी? तो ये शेरशाह सूरी ने बिल्ड करवाई थी। क्यों बिल्ड करवाई थी? क्योंकि बांग्लादेश का जो ससराम था, ठीक है, बांग्लादेश में एक जगह आती है ससराम, वहाँ से लेकर इसने आगरा में, क्योंकि आगरा में ये रूल कर रहा था। ठीक है, शेरशाह सूरी कहाँ पे रूल कर रहा था? तो ये आगरा में ये रूल कर रहा था, और ससराम जो था वो इसका होम टाउन था। तो अपने होम टाउन से और आगरा आने के लिए इसने एक पूरा रूट, एक डायरेक्ट इसने रोड बिल्ड करवाया, जिसका नाम क्या रखा गया? ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आगरा यहाँ पे हो गया ख़त्म। ठीक है, उसके बाद इसको जैसे ये आप देख सकते हैं पूरा न्यू दिल्ली से होते हुए हरियाणा, ठीक है, पंजाब, लाहौर होते हुए ये पूरा इस्लामाबाद, ठीक है, आगे आगे चलता चलता ये अफगानिस्तान तक जा रहा है, अफगानिस्तान के काबुल तक ये रूट जा रहा है पूरा। ठीक है, उसके बाद इसके ये कुछ नाम है जिस नाम से इसको बोला जाता है, उत्तर पथ, शाह राय आज़म, ठीक है, शाह राह आज़म, सड़क आज़म, बादशाही सड़क, द लॉन्ग वॉक और ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, तो ये नाम भी आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से कि उत्तर पथ, ज़रूर नहीं आपको वो ग्रैंड ट्रंक रोड दे, ग्रैंड ट्रंक की जगह आपको दे सकता है कि उत्तर पथ रोड किसने बनवाया था। ठीक है, या फिर शाह राय आज़म ये किसने बनवाया, सड़क आज़म किसने बनवाई, बादशाही सड़क, द लॉन्ग वॉक और ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, तो ये सारे नाम्स आपको अपने नोट कर लेने आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 148, द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट सिख स्टेट वॉज। ठीक है, इंडिपेंडेंट सिख स्टेट जो कि आपको पंजाब के आसपास का एरिया देखने को मिल सकता है, तो ये किसने फाउंड किया था? तो ये किया था राजा रंजीत सिंह ने। ठीक है, जो कि उस टाइम पंजाब के रूलर हुआ करते थे। ठीक है, तो राजा रंजीत सिंह जो थे उन्होंने ही ये पूरा सिख स्टेट जो इंडिपेंडेंट सिख स्टेट ये फाउंड किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, द इनोवेटर ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर वॉज। ठीक है, इनोवेटर कौन था रेवेन्यू सेटलमेंट में? जितनी भी चीज़ें यानी कि जितनी भी चीज़ें रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें लेके आनी थी अकबर के रेन में, ये कौन करता था? तो ये तोदरमल। तोदरमल कौन था? सो ही वॉज फिनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर। ठीक है, ये अकबर का कौन था? फिनेंस मिनिस्टर था अकबर का, राइट। सो जब फिनेंस मिनिस्टर है वही क्या डिसीजंस लेगा? सारे रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस लेने थे वो कौन लेगा? फिनेंस मिनिस्टर लेगा। तो अकबर का फिनेंस मिनिस्टर कौन था? तोदरमल था। ठीक है, क्लियर। तो इसलिए ये रेवेन्यू से रिलेटेड सारी चीज़ें कौन देखता था? तोदरमल देखता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, नेम द लैंग्वेज दैट वॉज डेजिग्नेटेड एज द कैंप लैंग्वेज। ठीक है, कैंप लैंग्वेज का मतलब था कि वो लैंग्वेज जो मिलिट्री पर्सनल्स यूज़ करा करते थे। ठीक है, मिलिट्री के जो पर्सनल्स थे, ठीक है, वो इस लैंग्वेज को यूज़ किया करते थे। ठीक है, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया था? कैंप लैंग्वेज। ठीक है, हुआ क्या था कि ये हिंदू और आपके अफगान और टर्की के इन सब को मिलाकर, मतलब ये सारे उसमें क्या हुआ करते थे उस टाइम, अपनी आर्मी में हुआ करते थे, मिलिट्री में हुआ करते थे। तो इन सब लोगों की जो लैंग्वेज होती थी ना, उसको मिक्स कर करके, मतलब ये एक काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये इवॉल्व हुई है ये लैंग्वेज। पहले हिंदी, ठीक है, फिर अफगान और टर्की यहाँ की भी लैंग्वेज मिला के ये जो है लैंग्वेज इवॉल्व हुई है। कौन सी? उर्दू। ठीक है, उर्दू को कहा जाता है क्या? कैंप लैंग्वेज। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है कि कैंप लैंग्वेज यानी मिलिट्री पर्सनल्स जिस लैंग्वेज को यूज़ किया करते थे उस टाइम पे,
तो कैंप लैंग्वेज किसको कहा जाता है, तो ये उर्दू को कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे आज के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आए और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस सेक्शन को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, आप लोग हमारी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं edimo.in, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना edimo ऑफिशियल के नाम से। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज का सेशन। और एंशिएंट हिस्ट्री की आप लोग चेक कर सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट। ठीक है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया है और मिडाइवल हिस्ट्री बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, इन दोनों टॉपिक्स को एक बार अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका कुछ बचेगा नहीं, मिडाइवल हिस्ट्री आपकी एकदम कंप्लीट है, आप लोग अच्छे से फिर उसके बाद क्विज वगैरह लगा सकते हैं, और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, सो इतना ही रखते हैं आज का अपना सेशन। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।